Hello students, in this video we'll learn about a very important topic, that is methods known as functions. And यहाँ पे हम देखेंगे how we use methods, what are actually methods, what is construct of a method, what are advantages of method. So let's see. So now methods, it is part of program. जो हमने प्रोग्राम बनाया है उसका एक पार्ट है, या हम ये कह सकते हैं इट इज ब्लॉक ऑफ कोड। मतलब जो भी हमारा प्रोग्राम है उसमें एक ब्लॉक है कोड का, दैट डज अ स्पेसिफिक टास्क, दैट डज अ स्पेसिफिक टास्क, पर्टिकुलर कुछ एक काम करता है। वो पर्टिकुलर ब्लॉक जो हमने बना रखा है वो एक काम करता है एंड इट गेट्स इन्वोक्ड, उसको कॉल कर सकते हैं आप एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जहां भी मुझे जरूरत है। इसको समझने के लिए एक पार्ट देखते हैं। नाउ सी, जैसे मेरा एक प्रोग्राम है, उसमें यहां से यहां तक कुछ एक ऐसी लाइंस हैं, ये लाइंस कुछ ऐसी हैं जो दोबारा अगेन मुझे यहाँ पे यूज करनी है। सेम ये लाइंस है बट वेरिएबल्स डिफरेंट है। फिर यहाँ पे भी वो फंक्शन सेम है बट वेरिएबल्स डिफरेंट है, और अगेन यहाँ पे ये लाइंस है और वेरिएबल्स डिफरेंट है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा ये सबके सब फंक्शन, ये पूरा जो प्रोसेस जो मैं एग्जीक्यूट कर रही हूँ, ये एक ही प्रोसेस है जो बार बार यूज हो रहा है अलग अलग जगह। सो व्हाई नॉट टू राइट इट वंस, write it once, only write it once। मैंने इसको एक बार लिख दिया, इसको एक नाम दे दिया, इसको एक नेम दे दिया, लेट अस सपोज ABC, मैंने इसको एक नेम दे दिया एंड देन जहां जहां मुझे इसे यूज करना है वहां वहां मैंने इसे यूज कर दिया। I need not to write the lines of codes again and again. What I'll write here, I'll just invoke this, मैं इस फंक्शन को यहाँ invoke कर दूंगी एंड इन फंक्शन को यहाँ पे इन्वोक कर दूंगी। सो मेरी जो कोड है जो बार बार यूज हो रहा है, मुझे बार बार लिखना था, बट आई डिड, आई राइट दैट ओनली इट वंस, एंड वंस आई राइट इट, आई रोट इट एंड देन आई यूज इट वेरेवर इट इज रिक्वायर्ड। सो राइट वंस एंड यूज्ड एज एंड व्हेन, एंड यूज एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। सो इसको हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। मुझे क्या करना था, एक मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट का अगर मैं एक कोड बना रही हूँ तो मैंने इसमें क्या किया, मुझे प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम और ये अपॉन 100, और इसके बाद ये इंटरेस्ट निकला, मुझे अमाउंट भी निकालना था, तो मैंने प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही कर दिया। सो नाउ ये कोड थे, और इसके अलावा इसको प्रिंट करना, व्हाटएवर, ये यूजर से मांगना, ये सब एक कोड बन गया था। Now after some time मुझे फिर दोबारा इसको सिंपल इंटरेस्ट निकालना था एंड देन अमाउंट निकालना था, बट यहाँ पे P, R और T की वैल्यू अलग अलग थी। Now in this case I have different values for P and R and T, and then in other case I have different values. Rate of interest is different, the time period is different, but the function is same to find out simple interest। ठीक है, तो मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे इसको एक ब्लॉक, एक इसको नाम दे दिया, मैंने इसको नाम दे दिया इंटरेस्ट। ये जो ब्लॉक है, इसका पूरा पोर्शन है, इसका एक नाम हो गया इंटरेस्ट। अब मुझे जहां भी इसको यूज करना है वहां पे आई कैन आस्क यूजर फॉर द पैरामीटर्स। मैंने इस इंटरेस्ट में यहाँ पे वैल्यूज दे दी, किसकी, P की, R की एंड T की, डिफरेंट वैल्यूज दे दी, और जहां मुझे यूज करना है आई कैन यूज दैट विद डिफरेंट वैल्यूज ऑफ P, R एंड T। सो दिस वाज सिंपल एन ओवरव्यू ऑफ व्हाट इज मेथड। विद एग्जांपल विल सी। सो नाउ अब यहाँ पे हम देखते हैं कंस्ट्रक्ट ऑफ अ मेथड। सो लेट्स सी नाउ कंस्ट्रक्ट ऑफ अ मेथड। सबसे पहले मेथड हेडर आता है, द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ मेथड, दैट इज मेथड हेडर। मेथड हेडर। नाउ इसमें
क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है इसमें एक्सेस स्पेसिफायर, followed by return type, then name of function, and then parameter list. तो ये चार पार्ट आते हैं. सबसे पहले आता है एक्सेस स्पेसिफायर. एक्सेस स्पेसिफायर मीन्स दैट स्पेसिफाइज हाउ दिस फंक्शन कैन बी एक्सिस्ट. तो इसमें अगर ये पब्लिक है, इट मीन्स ये पब्लिकली इट इज इन्वोक्ड ऑब्जेक्ट आउटसाइड द क्लास. If it is private, then it can be accessed only within the class. And if it is protected, तो it is accessible within inherited members. Derived members के अंदर inherit हो सकते हैं, access किए जा सकते हैं. So यहाँ पे access specify करेंगे. If it is public, accessed publicly. If it is private, only within the class within which it is defined, and protected, then within the inherited members. Then comes return type. Return type का मतलब एक फंक्शन कुछ तो काम कर रहा है. जब वो काम कर रहा है तो वो वैल्यू कुछ रिटर्न करा रहा है. इट गिव्स अ वैल्यू. सो जो भी वैल्यू वो पास ऑन कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, उसका टाइप. Here we'll mention that name of function. We need to give name to the function. वो ब्लॉक का जो हमने नाम बोला था, referenced under single name. So एक नेम दिया and the parameter list. और इसके यहाँ पे आती है parameter list. इसके बाद यहाँ पे इस ब्रैकेट से लेके इसके क्लोजर तक ये पूरा हो गया आपका ब्लॉक ऑफ फंक्शन. यहाँ पे मेरा वो कोड होगा जिसको मैं बार बार यूज करूँगी. ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें हम 2 numbers को ऐड कर रहे हैं. ओके, सो नाउ we'll create a method in which we are adding 2 numbers and we are returning the sum. So let us see how to do that. Okay, सबसे पहले मुझे लिखना है एक्सेस स्पेसिफायर. सो आई राइट पब्लिक. रिटर्न टाइप मैंने यहाँ पे void लिखा है. अब इस रिटर्न टाइप की खास बात, मुझे रिटर्न जो भी कर रहा है उसका टाइप यहाँ मेंशन करना होगा. बट इफ द फंक्शन इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, देन आई नीड टू मेंशन दैट इट इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग एंड void is used for the same. So void means nothing. I have to indicate that it is returning nothing. The case when it is returning something, I need to write the data type of that particular value that the function is returning. But if it is not returning anything, then I need to write here void. After that function name, let us suppose I have given this name add. अभी यहाँ पे मैं इसको blank छोड़ रही हूँ. यहाँ पे मैं कोई parameters नहीं दे रही. I'll give you several examples. Like this is a function without parameters, and this is a function where I'm not returning any value. Not I am. The function is not returning anything. So now this is a problem. So what I'll do, यहाँ पे मैंने क्या किया, int s और a और b कर दिया. यहाँ पे मैंने सिंपली यूजर से मान लिया वैल्यूज. तो मैंने एक स्कैनर क्लास दी है. एंड देन यहाँ पे मैंने लिया है, यूजर से बोल रही हूँ मैं, enter 2 values एंड देन मैंने यहाँ पे लिखा a is equals to sc dot next int and b is equals to sc dot next int. And then यहाँ पे मैंने लिख दिया s is equals to a plus b and then again system dot out dot print and then मैंने s कर दिया. Now see, एक सिंपल सा फंक्शन है used to add 2 values. 2 values को एड कर रहा है a और b को. Now इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, स्कैनर क्लास मैंने ले ली है, यूजर से 2 नंबर ले लिए हैं, ए और बी की वैल्यूज दे दी और एस से इन दोनों को ऐड कर लिया. ना सी क्या होगा, यहाँ पे
जब भी मुझे अब नंबर्स को ऐड करना है, मुझे सिर्फ इस फंक्शन को कॉल करना है. एवरी टाइम इट विल आस्क यूजर टू एंटर 2 वैल्यूज एंड देन ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा. होगा क्या, ये मैंने ऐड फंक्शन को इन्वोक किया है, ये मैंने बनाया यहाँ पे, इसका एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक रिटर्न टाइप एंड देन फंक्शन नेम एंड विद 2 पैरामीटर्स. ये एस ए बी 2 वेरिएबल्स ले लिए हैं, यूजर से मांग लिए हैं, ये मेरा एक फंक्शन बन गया. नाउ व्हेनेवर आई नीड टू इन्वोक दिस, मैंने क्या किया, ये मेरा फंक्शन बन गया है. अब जब भी मुझे इसकी जरूरत पड़ी है, व्हाट आई विल डू, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, लेट अस सपोज ये क्लास एबीसी थी जिसका ऑब्जेक्ट मैंने a1 बनाया. abc a1 इज इक्वल्स टू न्यू abc, a1 एक ऑब्जेक्ट बन गया. आई विल राइट a1 डॉट ऐड. a1 डॉट ऐड करने से लेट सपोज वो जो मैंने कोड किया था वो ये लिखा हुआ है, पब्लिक void add, और ये यहाँ पे कोड्स लिखे हुए हैं. सुनो, नाउ व्हाट विल हैपन, a1 डॉट ऐड ऑब्जेक्ट के थ्रू ये फंक्शन कॉल हुआ, इन्वोक हुआ, यहाँ से यहाँ पे चला गया, एग्जीक्यूट हुए. इट विल आस्क यूजर टू एंटर द वैल्यूज, वैल्यूज एंटर होंगी, सम हो जाएगा, यहीं पे इसका एडिशन का आंसर भी दिख जाएगा, सम भी दिख जाएगा, वो प्रिंट हमने उधर करवाया था. देन लेट अस सपोज मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया इसका, अब मैंने इसको a2 डॉट ऐड कर लिया, a2 के थ्रू भी ऐड कॉल हो गया, 2 वैल्यूज उसने ले ली, उसका भी सम हो गया. आफ्टर सम टाइम मैंने कुछ और किया, उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं मुझे अभी 2 वैल्यूज का और ऐड करना है. एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आई इन्वोक दैट फंक्शन यूजिंग द a1 डॉट ऐड. मैंने इसको कॉल कर लिया. ना यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे तो ये वाली वैल्यूज मांग रहा है हमेशा, हमेशा एवरी टाइम इट इज आस्किंग फॉर वैल्यूज एंड ऐड कर रहा है. यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो डिफरेंट टाइम्स यूजर, इट्स नॉट देयर कि आई हैव टू राइट फॉर डिफरेंट वैल्यूज, आई नीड टू राइट द कोड अगेन. नो, मैं बार बार उसको कोड को लिख नहीं रही हूँ. मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ उसको इन्वोक कर रही हूँ, वो बोल रहा है कि बताओ कौन से नंबर चाहिए, तो समा रहा है. जैसे हम कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, मैंने वैल्यूज दे दी 20-30 वैल्यूज दे दी, अब वो आंसर आ रहा है. देन नेक्स्ट टाइम फिर मैंने 40-50 वैल्यूज दे दी, आंसर आ रहा है. सो इट्स वर्किंग लाइक अ कैलकुलेटर, एडिशन फंक्शन फॉर अ कैलकुलेटर. सो नाउ दिस इज हाउ दिस इज यूज्ड. ठीक है. So now this was a part of it where it is not returning anything and where with no parameters. So now अब हम एक केस देखते हैं जिसमें parameters दे देते हैं, मतलब how we pass parameters. See, मैंने क्या किया, बनाया इसे फिर से, public void add, और मैंने यहाँ लिख दिया int x, int y. पैरामीटर्स यहाँ से आ रहे हैं, int x और int y. मैंने इसको लिखा int s and then s is equals to x plus y and then system dot out dot print and then s. अब देखो क्या हो गया यहाँ पे, अब मैंने ये एक कोड बना दिया. ठीक, अब मैंने मेन में जो मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया क्लास, लेट अस सपोज ये एबीसी क्लास थी, एबीसी क्लास थी जिसके अंदर मैंने बनाया. अब मैंने मेन में एबीसी का ऑब्जेक्ट बना दिया. ना अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे लेट अस सपोज मैंने लिख दिया int a is equals to 20, b is equals to 30, यानी ये वैल्यूज ये इज इक्वल टू 20, b इज इक्वल टू 30. अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ a1 डॉट ऐड और यहाँ पे वैल्यू दे रही a, b. नाउ सी क्या होगा, ये लाइन ये मेरी मेथड कॉलिंग की लाइन है, मेथड कॉलिंग, ये मेथड कॉल है, और ये लाइन है मेरी मेथड डेफिनेशन. अब यहाँ पे एक और चीज आ रही है, जो नई चीज आ रही है, पैरामीटर्स. ये हैं कैचिंग वैल्यूज जो कैच कर रहे हैं को, और ये हैं जो थ्रो कर रहे हैं. तो जो थ्रो कर रहे होते
वैल्यूज को इन्हें हम कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स। ये मेरे हो गए एक्चुअल पैरामीटर्स, और ये जो वैल्यूज लेते हैं इनको हम कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। We can define it. Actual parameters are the parameters that are used at the time of function call. This statement is function call. With the object I am calling this function. So this statement is function call. And this statement is function definition. जो हमारा method header है, क्योंकि यहीं से फिर execution होगा. Definition यहीं लिखी हुई है. So now what actually is going to happen? ये a value जिसमें 20 था, ये a first वाले में चला जाएगा और ये b second वाले में चला जाएगा. Despite of different name, variable name different, despite of different parameters name, the very first value will goes to first value and the second value will pass to second value. Okay, अब ये वैल्यू अगर आपकी x और y भी अगर आप लिख देते हैं, देखिए ये बहुत कंफ्यूजन वाला स्टेटमेंट है। अगर यहाँ पे x और y भी है तो पहली वाली वैल्यू पहले में जाएगी, दूसरी वाली वैल्यू दूसरे में जाएगी। और लेट अस सपोज यहाँ मैंने y को x कर रखा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट थिंग x है y है, क्योंकि इसका इससे कोई मतलब नहीं है। अब इस घर में एक सोनू मोनू है और बगल वाले घर में सोनू मोनू है, दोनों का नाम, इधर भी सोनू मोनू नाम है, उधर भी सोनू मोनू नाम है, पर यहाँ से अगर मम्मी चलाएंगी सोनू तो इसी घर का सोनू आएगा, ठीक है, और उधर भी नाम सोनू है। इस घर से अगर मम्मी चलाएंगी सोनू खाना खा ले तो इस घर का सोनू पहले आएगा, ये बात अलग है, सोनू तुम्हारे घर खेलने आया हुआ है तो वो भी खा रहा है खाना। सो नाउ इट इज द थिंग कि ये फंक्शन ये अपने इसके वेरिएबल्स हैं और ये इसके अपने अलग वेरिएबल्स, दोनों के दोनों का और नहीं सेम और डिफरेंट वाई से कुछ भी है, इससे सिर्फ मतलब है कि पहली वाली वैल्यू पहले में जाएगी और दूसरी वाली वैल्यू दूसरे में जाएगी, ये ध्यान रखना। ओके, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, ये है कॉल बाय वैल्यू, इसे कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। अब फिर हम स्विच ओवर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट में। अगर कॉल बाय वैल्यू है तो किसी और तरह का भी कॉल होता है, यस, एक होता है कॉल बाय रेफरेंस। तो यहाँ पे सिंपल हम कॉल बाय वैल्यू देखते हैं। कॉल बाय वैल्यू का मतलब है, यहाँ जब मैंने इंट a = 20 b = 30 दिया तो a और b को अलग मेमोरी एलोकेट हुई है, ये मेमोरी a और b को अलग अलग हुई है, a को ये b को। अब a में वैल्यू अभी हमने 20 लिखी है, b में वैल्यू मैंने 30 लिखी है, a में 20 लिखी है, b में 30 लिखी है, ठीक है। अब ये x और y की अलग वैल्यू अलग मेमोरी एलोकेट होगी, ये पास होगी वैल्यू यहाँ पे 20 हो जाएगा, ये पास वैल्यू होगी 30 हो जाएगा। इसने सिर्फ एक कॉपी बनाई है, यानी इन कॉल बाय वैल्यू a copy of actual parameters, a copy of actual parameters is made at formal parameters। कॉपी बनती है, मेमोरी एलोकेशन अलग अलग होती है। अगर मैं इसमें कुछ चेंज कर देती हूँ, x में +2 कर देती हूँ, ये 22 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 20 ही रहेगी। चेंजेस आर नॉट रिफ्लेक्टेड बैक टू एक्चुअल पैरामीटर्स। सो नाउ इसके बाद अभी मैं डिफरेंशिएट करूंगी बिटवीन व्हाट इज कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। In that portion I clarify the differences among all these things and I'll clarify the process also. But here see, यहाँ पे क्या है, ये वैल्यू a की x में चलेगी, b की y में चलेगी, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट में, सेकेंड वैल्यू सेकेंड। ओके, टू अवॉइड कंफ्यूजन आई एम जस्ट, यहाँ पे इन सबका एरो बहुत ज़्यादा हो गया है, पर चलो कोई बात नहीं, इसी से करते हैं। ओके, तो ये वैल्यू 20 यहाँ चली गई, 30 यहाँ चली गई, s में 20 + 30 हो गया, s प्रिंट हो गया। मैं ऐसा भी कर सकती हूँ, इसको system.out.print and then a + b, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब विदाउट यूजिंग नेक्स्ट पैरामीटर। चलो, ये तो था। अब मैं इसे थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया int। अब देखो, इससे पहले void मतलब रिटर्निंग नथिंग, अब यहाँ पे मैंने int कर दिया, ये रिटर्न टाइप हो गया int। इसको कैसे करेंगे, देखो मैंने लिखा int s और मैंने लिखा s = a + b एंड देन रिटर्न s। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा int m और यहाँ पे लिखूंगी system.out.print और m। देखिए इन सब में डिफरेंस क्या हुआ, ऑब्जेक्ट बना, कहाँ बना,
इससे पहले बना था ABC A1 इज इक्वल्स टू न्यू ABC, ये A1 ऑब्जेक्ट बना। अब ये इज इक्वल्स टू जब भी आता है, नेक्स्ट लाइन में int m इज इक्वल टू लिखा है, तो आप देखिए जब भी इज इक्वल टू आता है दिस इज नोन एज असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसका काम क्या है, whatever वैल्यू इज एट राइट हैंड साइड इट असाइन इट टू लेफ्ट हैंड साइड। तो जब भी इज इक्वल टू आता है ना, तो ये लेफ्ट साइड में आता ही नहीं, राइट साइड में जाता है। राइट साइड में फंक्शन कॉल हो गया, तो इसने a और b यानी 20 30 वैल्यू यहाँ पास ऑन कर दी। 20 30 वैल्यू यहाँ पास ऑन हो गई, ये सम हो गया, सम इज इक्वल्स टू s इज इक्वल टू a प्लस b, s में आ गया 50। अब जब भी रिटर्न होता है, देखो ये स्टेटमेंट रिटर्न हो गया, तो ये s की वैल्यू यहाँ चली गई। अगर ये फ्लोट होता तो यहाँ में फ्लोट लिखती, अगर डबल होता तो यहाँ में डबल लिखती। तो ये वैल्यू s के लिए यहाँ पे चली गई, और यहाँ से ये वैल्यू अब m में आ गई, और मेरे पास आ गया m यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। देखो इससे पहले क्या हो रहा था, इससे पहले मैं यही प्रिंट करा रही थी, डिस्प्ले यहीं पे जा रहा था। अब नाउ इट इज रिटर्निंग वैल्यू, इसने s वैल्यू को रिटर्न कर दिया, रिटर्न करके यहाँ पे आ गया। दिस इज द फंक्शन रिटर्निंग वैल्यूज एंड विद पैरामीटर्स। तो यहाँ पे ये वैल्यू रिटर्न हो रही है, रिटर्न टाइप मैंने कर दिया s का, एंड देन द वैल्यू यहाँ पे आके प्रिंट हो गई। इट इज हाउ वी यूज फंक्शन विद रिटर्न टाइप। तो यहाँ पे एक हमने देखा फंक्शन with no return type and with no arguments। with no return type तो मुझे मेंशन करना पड़ेगा void that it is returning nothing। यहाँ पे मैंने देखा function with no return type but with parameters, कैसे मैंने पास ऑन किए, कॉल बाय वैल्यू से इसको एग्जीक्यूट किया। यहाँ पे मैंने देखा function with parameters and with return type। so when the function is with a return type I need to mention the data type of रिटर्निंग वैल्यू। हियर द रिटर्निंग वैल्यू इज s, और ये int टाइप का था, तो मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ा इट इज int। सो दिस इज हाउ द फंक्शन इज यूज्ड इन सेवरल वेज, विद आर्ग्यूमेंट्स, विदाउट आर्ग्यूमेंट्स, विद रिटर्न टाइप, विद नो रिटर्न टाइप। नाउ हियर विल डिस्कस अबाउट एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ फंक्शन। सबसे पहला एडवांटेज है रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड मतलब इसको राइट वंस एंड यूज इट वेयर एवर रिक्वायर्ड, और कॉल इट सेवरल टाइम्स, कॉल इट मल्टीपल टाइम्स। तो कॉल क्या, यूज इट कह सकते हैं, यूज इट मल्टीपल टाइम्स। राइट इट वंस एंड यूज इट मल्टीपल टाइम्स। नंबर 2 इज इट रिड्यूसेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कोड। इट रिड्यूसेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कोड। ये कोड को एक्चुअली क्या करता है ना, हमारा बहुत कॉम्प्लेक्स कोड है, दिख रहा है, बहुत मल्टीपल फंक्शंस हैं, मल्टीपल उसका प्रोसेसिंग है, कई यूज हो रहे हैं उसके, कई उसमें फंक्शंस हो रहे हैं। तो हमने हर एक फंक्शन को एक मेथड के अंदर, ब्लॉक के अंदर डिवाइड कर दिया। सो नाउ इट इंक्रीजेस रीडेबिलिटी ऑफ कोड। प्रोग्राम को रीडेबिलिटी, नहीं दिस पर्टिकुलर ब्लॉक इज डूइंग दिस थिंग, दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज डूइंग दिस थिंग, एंड इफ वी अवेयर ऑफ कि दिस फंक्शन इज डूइंग दिस थिंग, तो वी कैन invoke it wherever it is required. So it increases readability of code. And number 3 is it reduces memory space। भाई आपका इससे पहले वही कोड जहाँ जहाँ यूज हो रहा था उतनी बार वो सब रिपीट कर रहे थे। नाउ व्हाट वी डिड, मैंने उतनी लाइन्स ऑफ कोड का एक ब्लॉक बना के उसको बार बार यूज कर रही हूँ। सो ऑब्वियसली इट रिड्यूसेस मेमोरी स्पेस। सो दीज ऑल आर द बेसिक, वैसे तो कई एडवांटेजेस हैं, बेसिक एडवांटेजेस ऑफ मेथड्स। ना यहाँ पे एक और पॉइंट मुझे डिस्कस करना था, वैसे तो ऑलमोस्ट आई कवर्ड ऑल द पॉइंट्स। एक और पॉइंट डिस्कस करना था, दैट इज रिगार्डिंग रिटर्न टाइप। तो जैसे वही फंक्शन मैं सम का लिख देती हूँ यहाँ पे, जिसमें मैंने लिखा था पब्लिक int add int x int y। अब बार बार दो ही क्यों लें, एक और ले लेते हैं int z। मैंने यहाँ पे लिखा int s
इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी और रिटर्न s। सो नाउ इस रिटर्न कीवर्ड से लेके दो तीन चीजें हैं। नंबर वन, फॉर व्हाट इट इज यूज्ड, ये रिटर्न कर रहा है वैल्यू को। नंबर टू इज रिटर्न इज ऑलवेज द लास्ट लाइन ऑफ अ फंक्शन, और वी कैन से इट इज यूज्ड टू टर्मिनेट अ फंक्शन, टर्मिनेट अ फंक्शन। अब चाहे मैं कहूँ ये लास्ट लाइन है या मैं कहूँ टर्मिनेट अ फंक्शन, अब टर्मिनेट अ फंक्शन का मतलब, अभी मैंने बोला लास्ट लाइन है, तो लास्ट लाइन लेटर सपोज नहीं भी करती मैं इसको, इसके बाद में कुछ और लिख देती हूँ, कितना ही लिख लूँ मैं, बट जब मैंने रिटर्न किया तो उसने कहा बस बात खत्म, अब रिटर्न कर दिया, फंक्शन का काम खत्म। तुम चाहे कितनी डेफिनेशन इसकी लिखो, व्हेन कंपाइलर एनकाउंटर्स दिस रिटर्न, तो इट विल रिटर्न द वैल्यू एंड हियर द प्रोग्राम्स टर्मिनेट। देयर इज ओनली वन रिटर्न इन अ फंक्शन, एक ही वैल्यू रिटर्न होगी वही लास्ट लाइन होगी, वहीं से टर्मिनेशन होगा। सो दिस इज ऑल रिलेटेड टू रिटर्न स्टेटमेंट्स। ना हमारा एक पॉइंट आता है जिसमें मैंने बताया था कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, इसमें डिफरेंस, तो इसको हम थोड़ा सा एक ब्लॉक बना के कर लेते हैं। यहां पे मैं लिख देती हूं कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। नाउ सी, जब वैल्यू से कॉल किया जाता है, ठीक है, तो कॉल बाय वैल्यू होता है, जैसे मैंने क्या a इंट दो वैल्यू है वो मैंने पास ऑन कर दी। बट जब रेफरेंस मींस एड्रेस पास ऑन किया जाता है, देन वी से कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। सो नंबर वन, इन कॉल बाय वैल्यू अ कॉपी of actual parameters is made as formal parameters, मतलब एक कॉपी बन जाती है, ठीक है, एक्चुअल पैरामीटर्स की फॉर्मल पैरामीटर्स की, एक्चुअल पैरामीटर्स की कॉपी की वैल्यूज की कॉपी बन जाती है फॉर्मल पैरामीटर्स से। यहाँ पे कॉपी नहीं बनती है, एक्चुअल पैरामीटर्स और फॉर्मल पैरामीटर्स दोनों एक ही वैल्यू को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, अ रेफरेंस इज क्रिएटेड एज फॉर्मल। क्या ये स्टेटमेंट भी क्योंकि इसके साथ लिखना था तो मैंने किया, बट क्या होता है जैसे ऐसे समझ लो, ये ए बी दो वैल्यूज थी और यहाँ पे एक्स और वाई दो वैल्यूज थी, ये फॉर्मल एक्चुअल है, ये फॉर्मल है, यहाँ से वैल्यू पास हुई यहाँ पे, यहाँ से वैल्यू पास हुई यहाँ पे। ए और बी की अलग मेमोरी लोकेशन है, एक्स और वाई की अलग मेमोरी लोकेशन है, ठीक है। यहाँ 20 वैल्यू थी, यहाँ 30 थी, तो यहाँ पे भी 20 हो गई, यहाँ पे भी 30 हो गई, क्योंकि वैल्यू इधर उधर पास हो गई। बट कॉल बाय रेफरेंस में क्या हुआ, कॉल बाय रेफरेंस में उसने वैल्यू पास ऑन न करके फॉर्मल पैरामीटर, ये जैसे एक्स है और ये वाई है, ये एक्चुअल पैरामीटर्स ए और बी थे, इसमें वैल्यू थी 20 और 30। अब मैंने अगर x और y ये फॉर्मल पैरामीटर्स हैं, तो अब ये वैल्यू यहाँ पे 20 इसको और 30 इसको नहीं देगा, ऐसे नहीं करेगा। ये क्या करेगा, x तू भी यहाँ मेरे एड्रेस में आ जाए, y तू भी यहाँ मेरे एड्रेस में आ जाएगा, ये x और y को कहेगा आओ मेरे पास आ जाओ, मेरे एड्रेस को एक्सेस करो। तो कॉपी नहीं बनती है, नो कॉपीज में। द रेफरेंस इज शेयर, एक रेफरेंस बन जाता है, b को x को कहेगा तो मेरा ही एड्रेस एक्सेस कर, y को कहेगा मेरे एक्सेस। तो यहाँ पे बोथ एक्चुअल पैरामीटर्स एंड फॉर्मल पैरामीटर्स शेयर सेम डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस, इनके डिफरेंट मेमोरी लोकेशन है। बट यहाँ पे मैंने क्या बोला, इसने फॉर्मल पैरामीटर्स को बोला तो मेरे ही एड्रेस पे आओ, तो ये क्या होंगे, बोथ एक्चुअल पैरामीटर्स एंड फॉर्मल पैरामीटर्स शेयर सेम मेमोरी लोकेशंस। अब यहाँ पे क्या था, ये x है, y है, ये a है, ये b है, ये a b था, ये x y था,
ये एक्चुअल पैरामीटर्स हैं, ये फॉर्मल पैरामीटर्स हैं। इसने 20-30 वैल्यू दी थी, इसने यहाँ 20 आ गई थी, इसने 30 आ गई थी। अब लेट अस सपोज इस x ने यहाँ पे कुछ चेंज कर दिया, 2 ऐड कर दिया, x ने भी 2 ऐड किया, y ने भी 2 ऐड किया, तो 22 हो गया, ये 32 हो गया। अब सिंस दे बोथ आर शेयरिंग डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस, देखो x और y डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पे है, a और b डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पे है। x और y ने जो चेंज किए वो a और b पे कुछ नहीं आएंगे क्योंकि डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस है, तो ये कितना ही चेंज कर ले, a और b में a में 20 है, b में 30 है, तो the change is that we make to formal parameters are not reflected back to actual parameters। जो फॉर्मल पैरामीटर्स ने चेंज किए वो एक्चुअल पैरामीटर्स में नहीं रिफ्लेक्ट हुए। क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हुए? बिकॉज बोथ शेयर डिफरेंट मेमोरी लोकेशन। बट यहाँ पे क्या होगा? द चेंज इज दैट formal parameters are reflected back to actual parameters। क्यों? अभी 20-30 वैल्यू थी क्योंकि a और b ने ऐसे नहीं बोला कि तुम एक अलग अलग वैल्यूज लो, उसने कहा आजा मेरे ही घर में आजा, तो उसने जब अपनी ही लोकेशन में से बुला लिया तो x अगर जो कोई चेंज करेगा तो वैल्यू 22 हो गई, y ने भी वैल्यू चेंज की 32 हो गई, पर क्योंकि दोनों के दोनों सेम मेमोरी लोकेशन शेयर कर रहे हैं तो द चेंजेस दैट आर मेड ड्यू टू फॉर्मल पैरामीटर्स आर रिफ्लेक्टेड टू एक्चुअल पैरामीटर्स। व्हाई? बिकॉज दे बोथ आर शेयरिंग सेम मेमोरी लोकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस में आता है, क्लास 10th में 2 मार्क्स का आता ही आता है किसी न किसी फॉर्म में। सो हियर वी डिस्कस्ड अबाउट द फंक्शंस, द मेथड्स, the use of methods, how methods are implemented, what is construct of a method, what are advantages of method, how functions are called, the method call, the method definition, the actual parameters, the formal parameters, and the difference between call by value and call by reference. I hope this video will give you quite reference to what actually a method is. I hope you like this video. Thank you.